नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीएस प्लैनेट पे। हिस्ट्री के लेक्चर में हम लोगों ने स्टोन एज अर्थात पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को हमने कवर कर लिया है। महाजनपद काल के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य कैसे बना था ये हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। उसका कारण क्या था समझ लेते हैं एक बार। देखिए, वैदिक काल में क्या था, जनपद था। जनपद में आपस में संघर्ष हुआ तो कई छोटे छोटे जनपद का आपस में एमलगेशन हुआ। एमलगमेशन का मतलब जो शक्तिशाली जनपद थे उन्होंने कमज़ोर जनपद को अधिग्रहण किया। इससे क्या बना, महाजनपद। क्या बना, महाजनपद बना। ऐसे कुल कितने महाजनपद आए थे? 16 महाजनपद। 16 महाजनपद में जो मगध था, मगध के आसपास लोहे की खोज हुई थी। क्या हुई थी? लोहे की खोज। अब लोहे के बने हथियार और लोहे के बने क्या, कृषि के औजार, जिससे क्या होता गया, औजार और हथियार के माध्यम से उनकी शक्ति बढ़ती गई और आगे चलकर मगध ने अन्य महाजनपदों पर अधिकार किया और अधिकार करने के साथ साथ उसने अपनी सीमा क्षेत्र को और विस्तार दिया। सीमा क्षेत्र के विस्तार के साथ अपनी शक्ति में भी विस्तार दिया और इस प्रकार जाकर वो एक जो है महाजनपद के रूप में आज हमें दिखाई देता, मतलब बाद में दिखाई देता है। तो मगध साम्राज्य महाजनपद से साम्राज्य कैसे बना, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था? उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण था लोहे का विकास, लोहे की खोज, डिस्कवरी ऑफ आयरन। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मगध साम्राज्य, साम्राज्य क्या होता है समझते हैं। देखिए, साम्राज्य क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके बाद राजवंश की सत्ता स्थापित हुई, मोनार्की सिस्टम मगध में आया। हमने आपको बताया था कि मगध जो के आसपास जो भी महाजनपद थे, ज़्यादातर महाजनपदों में कैसी थी कैसी जो है व्यवस्था थी। देखिए, जो भी महाजनपद थे उसमें दो तरह की व्यवस्था थी। पहले एक व्यवस्था थी रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या था? गणतांत्रिक व्यवस्था, जिसमें एक संघ होता था। संघ मतलब समूह होता था और उस समूह से लोगों का जो है, समूह में कुछ लोग होते थे जो अपने राजा को चुन लेते थे। एक उसे गणतांत्रिक व्यवस्था कहा जाती है, यानी कि रिपब्लिक कहा जाता है। और दूसरी क्या, मोनार्की थी। मोनार्कियल सिस्टम था। मोनार्कियल सिस्टम का मतलब हो गया राजतंत्रात्मक व्यवस्था, जिसमें राजा का पुत्र फिर राजा बन जाता था। एक वंशानुगत परंपरा थी। तो रिपब्लिक केवल 4 महाजनपद में थी, जैसे कि हमने आपको बताया था कौन कौन सा, कि मालाबाजी कम करो, माला से मल्ल, बाजी से वज्जी, कम से कंबोज और करो से कुरु। ये 4 रिपब्लिक थे, बाकी सब मोनार्कियल थे। तो मगध भी क्या था, स्टार्टिंग में मोनार्कियल था, फिर धीरे धीरे ये जब साम्राज्य का रूप लेगा तो कई सारे राजवंश इसमें शासन करेंगे। उन्हीं को एक एक करके हम देखते हैं। तो मगध में कुल 7 वंश ने, 7 डायनेस्टीज ने शासन किया है। इसमें सबसे पहले जो शासन हुआ है वो हर्यक वंश का हुआ है। हर्यक वंश का हुआ है 544 बीसी से लेकर 412 बीसी तक। शिशुनाग का हुआ सेकंड पे, शिशुनाग 412 से लेकर 344 बीसी तक। नंदवंश नंदा डायनेस्टी 344 बीसी से 323 बीसी। मौर्य वंश जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, इसको हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। मौर्य वंश जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, आगे पढ़ेंगे। 323 बीसी से लेकर 180 बीसी तक का अनुमानित है। मौर्य वंश के पतन के बाद आएगा मगध में शुंग वंश, 180 से 75, ये भी अनुमानित है। कण्व वंश 75 से 25 बीसी और अंत में सातवाहन वंश। सातवाहन वंश 25 बीसी के बाद शासन करता है, अनुमानित रूप से 200 एडी, जिसकी डेट को लेकर कई विद्वानों में मतभेद है। हम भी इसे वही मानते हैं जो एनसीईआरटी मानती है। तो इस तरह से 7 वंश आए थे, हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कण्व और सातवाहन। इसे याद करने का आसान ट्रिक है, हसीना माशूका 7 हैं। हसीना माशूका 7 हैं। हा से हर्यक, सी से शिशुनाग, ना से नंद, मा से मौर्य, शु से शुंग, का से कण्व, 7 से सातवाहन। तो ये थे वंश और ये थे उनका शासन का समय। अब बात करते हैं इनके जो संस्थापक कौन थे, फाउंडर्स कौन थे। तो हर्यक का जो था वो था बिंबिसार, शिशुनाग का स्वयं शिशुनाग था, नंद का महापद्मनंद था, मौर्य के चंद्रगुप्त मौर्य थे, शुंग के पशुमित्र शुंग थे, कण्व के वासुदेव थे और
सातवाहन के सिमुख थे। ये आगे हम पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको ये याद करना होगा, हर्यक का बिंबिसार, शिशुनाग का शिशुनाग, नंद का महापद्मनंद, मौर्य का चंद्रगुप्त, शुंग का पुष्यमित्र शुंग, कर्ण का वासुदेव और सातवाहन का सिमुख। और ये वंश का क्रम याद कैसे करेंगे, हसीना माशुका साथ हैं। तो अभी हम देखते हैं पहला वंश हर्यक वंश। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, हर्यक वंश यानी हर्यक डायनेस्टी। ये भारत का अगर हम बात करें तो मगध साम्राज्य पहला साम्राज्य था भारत का। ये मगध साम्राज्य का पहला वंश था, हर्यक वंश, हर्यक डायनेस्टी। इसमें कई सारे किंग शासन करते हैं। पहला शासक होगा, इसका जो संस्थापक होगा, इसका जो फाउंडर होगा वो होगा बिंबिसार। बिंबिसार कहाँ से कहाँ तक शासन करता है, 544 से लेकर 492, लगभग 52 वर्षों तक शासन करेगा। कितना, 52 वर्षों तक, जो कि अब तक के शासन के इतिहास में ज्ञात रूप से सबसे लंबा शासन है। इससे लंबा शासन भारत में किसी राजा ने नहीं किया है। तो बिंबिसार 544 बीसी से लेकर 492 बीसी, उसके बाद इसका पुत्र आएगा अजातशत्रु 492 से 460, फिर अजातशत्रु के पुत्र आएंगे उदयन 460 से 444, फिर अनिरुद्ध, मंडक और नादक्षक 444 से लेकर 412 बीसी तक शासन करेंगे। आपसे प्रश्न बनेगा हर्यक वंश का संस्थापक कौन है, तो संस्थापक पूछा जाएगा बिंबिसार। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन है, हु इज द लास्ट रूलर ऑफ हर्यक डायनेस्टी, देन नागदशका शैल बी द आंसर। समझ में आया, बिंबिसार इज फाउंडर, नागदशक इज लास्ट रूलर ऑफ हर्यक डायनेस्टी। अब ये हर्यक वंश का विस्तार जो था वो मगध के आसपास, देखिए ये पूरा का पूरा बिहार क्षेत्र है। अगर इसको हम देखें तो ये देखिए, ये पूरा बिहार का क्षेत्र है, बिहार है, बिहार के बाद ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का ये पूरा क्षेत्र है, ये हर्यक था। अभी शासन में उतना ज़्यादा विस्तार नहीं हो पाया है। जैसे जैसे इसमें शासक आते जाएंगे, शासन अपने क्षेत्र का विस्तार करते जाएंगे, तो उसी को हम लोग देखेंगे आगे। तो ये था हर्यक वंश के एक तरह से शासन क्षेत्र, कहाँ तक उनका शासन था। अब हम एक एक करके सभी शासक को देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम में वो देखेंगे बस। तो सबसे पहले बिंबिसार। तो बिंबिसार हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था और ये फाउंडर था, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। इसे मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, ही वॉज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ मगध किंगडम। अगला है इसकी राजधानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पहली पूछा जाएगा कि मगध की पहली राजधानी। देखिए, जो स्थायी राजधानी अंत में जाके बनेगी वो पाटलिपुत्र हो गए, जिसे आज हम पटना के नाम से जानते हैं। लेकिन पाटलिपुत्र से पहले भी एक राजधानी थी जिसका नाम था राजगिरी। क्या नाम था, राजगिरी, जिसे गिरिब्रज के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, गिरिब्रज। तो चाहे गिरिब्रज लिखा हुआ है ऑप्शन में, चाहे राजगिरी आए, ये ऑप्शन में आपका सही होगा। प्रश्न पूछा जाएगा कि मगध साम्राज्य का पहला राजधानी कौन थे, पहली राजधानी, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज कंसिडर्ड द फर्स्ट कैपिटल ऑफ बिंबिसार और हर्यक डायनेस्टी। तो गिरिब्रज या राजगिरी कह सकते हैं। अब देखिए, जो गंगा नदी है और ये सोन नदी है, गंगा और सोन नदी के संगम पर पटना बसा हुआ है। तो गंगा के उत्तर वाला जो भाग है वो था राजगिरी, समझ में, और दक्षिण वाला जो भाग है वो पटना है। तो इस तरह से जो है पाटलिपुत्र है, आज पटना बोलते हैं उसे। तो इस तरह से जो राजगिरी था ये गंगा के उत्तर में था। कहाँ पे था ये, गंगा के उत्तर में। आगे बढ़ते हैं। वह महात्मा बुद्ध का समकालिक था, बिल्कुल आपको समझ में आ जाना चाहिए कैसे समकालिक था। भाई, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, कंटेम्प्रेरी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, ही वॉज कंटेम्प्रेरी टू महात्मा बुद्ध। 563 बीसी में हुआ था। मृत्यु कब हुई थी, 483 में हुई थी ना, 483। तो 544 से लेकर 492 तक शासन ये कर रहा है। यानी जब मगध में ये शासन कर रहा था उसी समय महात्मा बुद्ध का जीवन भी चल रहा था। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है वह कौन सा मगध शासक है जो महात्मा बुद्ध के समकालिक थे, तो बिंबिसार था। क्लियर है। बाद में क्या होता है, ध्यान दीजिए, एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या था कि इसने जब साम्राज्य का विस्तार करना चाहा, जैसे मगध महाजनपद था, इसने सबसे पहले वज्जी के राज्य को जीता, कौशल के राज्य को जीता। देख रहे हो ना, पूर्वी उत्तर, यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये है मगध, ठीक है। ये क्या थे, जिसकी राजधानी क्या थी,
मगध की राजधानी क्या थी, याद करो, राजगिरी। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है रेड कलर के, तो ये है मगध। ये थे क्या था, ये था वैशाली, वैशाली जिसकी मतलब वज्जी, वज्जी की राजधानी वैशाली। ये थी अंग, देख रहे हो। ये क्या था, मल्ल। ये क्या था, काशी। अरे कौशल, देख रहे हो, तो कौशल, काशी, मल्ल, वज्जी, चंपा आदि क्षेत्रों को इसने जीत लिया था। समझ में आया, क्लियर है। कैसे जीता था, इसके लिए कई दो तरह की पॉलिसी बनाई गई थी। पहली पॉलिसी थी वार पॉलिसी की, युद्ध करो, युद्ध में हरा के जीत लो। और दूसरी पॉलिसी था कि युद्ध करने की जरूरत नहीं है, मित्रता का संदेश भेजो, अगर वो स्वीकार कर लेता है तो उसका राज्य अपने आप नीचे आ जाएगा। क्लियर है, अपने झंडे के नीचे। तो इसने क्या किया था, बिंबिसार ने अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करने के लिए, साम्राज्य के विस्तार के लिए विवाह नीति का पालन किया, मैट्रिमोनियल पॉलिसी अडॉप्ट की। मैट्रिमोनियल पॉलिसी का मतलब होता था आसपास के राज्यों के साथ इसने क्या किया, अपने राजकुमारों का विवाह किया, स्वयं विवाह किया। विवाह करने के साथ साथ संबंध स्थापित किए। आज आगे चलकर अकबर ने जैसे ये वैवाहिक नीति अपनाई थी राजपूतों के साथ, राजपूतों के साथ उसके रोटी और बेटी का संबंध था। रोटी और बेटी का मतलब होता साथ बैठ के खाना और एक दूसरे के घर में विवाह करना। समझ में आया। तो ये राजपूतों के साथ अकबर की भी पॉलिसी थी। ये चंद्रगुप्त प्रथम जो गुप्त काल में हम लोग पढ़ेंगे उसकी भी ये पॉलिसी थी। और ये बिंबिसार की भी पॉलिसी थी कि इसने वार पॉलिसी को नहीं अडॉप्ट किया, इसने साम्राज्य के विस्तार के लिए विवाह नीति अपनाई। तो ये था बिंबिसार। बिंबिसार से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि विवाह नीति के बारे में पूछ लिया जाएगा कि हर्यक वंश में किस शासक ने विवाह नीति अपनाई थी, मैट्रिमोनियल पॉलिसी अडॉप्ट की थी, तो बिंबिसार। अब से पूछा जाएगा बिंबिसार की राजधानी क्या थी, तो राजगिरी या गिरी, ब्रज, और ये संस्थापक है। तो और ये महात्मा बुद्ध का समकालिक है। तो ये सारी चीज़ें एग्जाम में पूछ ली जाती है बिंबिसार के बारे में। अब हम हर्यक वंश का दूसरा जो महत्वपूर्ण शासक है उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है, अजातशत्रु। अजातशत्रु का अर्थ क्या होता है, अजातशत्रु उसे कहते हैं जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई शत्रु ना हो। ये दो तरीके से हो सकता है, पहला सभी शत्रुओं को मार दो तो कोई नहीं होगा शत्रु, और दूसरा जो है वो आपको शत्रु ना माने, यानी आपको अपना मित्र समझे। जैसे अगर हम बात करें तो राजनीति के अजातशत्रु किसे कहा जाता था, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जो स्वर्गीय थे अटल जी, उनको राजनीति का अजातशत्रु कहा जाता। क्यों, क्योंकि उनके विरोधी भी उनका सम्मान करते थे, उनके पार्टी वाले भी उनका सम्मान करते थे, और उनके विपक्षी पार्टी भी उनका सम्मान करते थे, क्योंकि वो अजातशत्रु थे, ऐसा उनको कहा जाता। और अजातशत्रु से एक और चीज़ पूछी जाती है, जयशंकर प्रसाद जी की एक महत्वपूर्ण रचना है अजातशत्रु। एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अजातशत्रु किसकी रचना है, वो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा था। वो साहित्य में हम लोग हिंदी साहित्य में, हिंदी लिटरेचर में पढ़ते हैं। अब अजातशत्रु की बात कर लेते हैं। अजातशत्रु जो था ये 492 बीसी से 460 बीसी तक इसने शासन किया, लगभग 32 वर्ष शासन किया। कैसे शासन किया, इसने सबसे पहले अपने पिता बिंबिसार की हत्या की। क्या किया इसने, अपने पिता बिंबिसार की हत्या की, इसलिए इसे पितृहंता के नाम से जाना गया। पितृहंता मतलब पिता का हत्यारा, यानी किलर ऑफ, मर्डरर ऑफ फादर। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सा शासक था जिसे पितृहंता के नाम से जाना गया, तो पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा ये है, इसने साम्राज्य विस्तार के लिए युद्ध नीति अपनाई। इसके पिताजी ने क्या अपनाया था, वैवाहिक नीति, मैट्रिमोनियल पॉलिसी। तो इसने क्या किया, युद्ध नीति अपनाई, यानी वार पॉलिसी। तो भैया ये जिस राज्य को कब्जा करना चाहता था सीधे सेना भेज देता था, युद्ध में हरा देता था और उसे अपने राज्य के झंडे के नीचे रख लेता था। अगला इंपॉर्टेंट जो बात है, ये हमने पहले भी पढ़ा बौद्ध धर्म में, किसने पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। ही ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल इन 483 बीसी, 483 बीसी में जब महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी, उनका महापरिनिर्वाण दिवस जो होता था, उस वर्ष इन्होंने पहली बौद्ध संगीति का आयोजन कराया था। कहाँ कराया था, राजगीर में कराया था। याद करो, राजा शाली को पटाके वन गया, हमने ट्रिक बताया था आपको, राजा से राजगीर। तो पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु ने राजगीर में कराया, और इसके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप। हमने पिछले लेक्चर्स में बुद्धिज्म में पढ़ा है, जिन भाइयों ने उसे नहीं पढ़ा है वो पीछे लेक्चर को जाकर वो उसे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अजातशत्रु के बाद इसका पुत्र आएगा उदयन। कौन आएगा, उदयन। जैसे अजातशत्रु ने क्या किया, अपने पिता बिंबिसार की हत्या की, वैसे उदयन ने भी क्या किया, अपने पिता अजातशत्रु की हत्या की। यानी ये भी एक तरह का पितृहंता था, पूरा खानदान ही पितृहंताओं का था, क्योंकि अपने बाप को मारकर ये गद्दी हासिल करते थे। उदयन 460 से लेकर 444 बीसी तक
देश में शासन करता है, यानी मगध में शासन करता है लगभग 16 वर्षों के। और इससे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पूछी जाती है कि इसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की और इसे कहाँ बसाया है। जो ये सोन नदी आपको दिख रही है ग्रीन कलर का, ये पूरा सोन नदी, सोन और गंगा नदी का जो ये कन्फ्लुएंस है, यहीं पर इसने पाटलिपुत्र शहर का निर्माण किया। यानी सोन नदी और गंगा नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाई। एग्जाम में पूछा जाएगा पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी, तो उदयन ने की थी। हु फाउंडेड द फेमस पाटलिपुत्र सिटी, एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। और किन दो नदियों के किनारे बसा है ये पाटलिपुत्र, गंगा और सोन नदियों के किनारे। अब एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि सोन नदी कहाँ से निकलती है, तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से सोन नदी निकलती है और वहीं से नर्मदा भी निकलती है। ये आप देख रहे होंगे, ये अमरकंटक हिल है, ठीक है, ये अमरकंटक हिल है, यहाँ से ये नर्मदा निकल रही है और ये सोन नदी निकल रही है, ठीक है। तो ये था उदयन। उदयन के बाद जो भी शासक आते हैं वो काम के नहीं होते हैं। अंतिम शासक हमने आपको बता दिया था कौन था, नागदशक। अब नागदशक का एक सेनापति था, उसका नाम क्या था, शिशुनाग। क्या नाम था, शिशुनाग। शिशुनाग ने नागदशक की हत्या की और हत्या करके वो मगध की गद्दी पर बैठा। इस तरह से हर एक वंश समाप्त होता है, हर एक डायनेस्टी एंड होती है और शिशुनाग डायनेस्टी प्रारंभ होती है। शिशुनाग डायनेस्टी 412 से लेकर 344 बीसी तक शासन करेगा। शिशुनाग जिसका पहला शासक होगा, क्योंकि इसी के नाम पर है तो याद करने में आसानी होगी। और इसने सबसे पहले क्या किया, राजधानी कैपिटल को चेंज किया और इसने वैशाली को अपनी राजधानी बनाई, लेकिन कुछ वर्षों के लिए। और साथ ही इसने अवंती पर कब्जा किया। अवंती कहाँ है देख लेते हैं, हमने आपको बताया था पिछले जब महाजनपद पढ़ाया था। देखिए ये भारत का मैप है और ये मगध है पूरा, ये अवंती है, विदिशा। अवंती की राजधानी सॉरी ये तो विदिशा है, अवंती की राजधानी उज्जैन थी, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये उज्जैन। तो ये था जो है क्या कहते हैं अवंती। तो अवंती को भी अब अपने कब्जे में कर लिया, यानी अब मगध का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। क्लियर हो रहा है, हाँ। तो यानी मध्य प्रदेश तक इनका शासन हो गया, किसका, मगध का। और इसे किसने बढ़ाया, शिशुनाग ने बढ़ाया। तो शिशुनाग ने अवंती पर कब्जा किया, ही कंट्रोल्ड ओवर अवंती महाजनपदा और राजधानी इसकी क्या थी, वैशाली थी। और उसने नागदशक को की हत्या की। याद रखना नाग ने नाग को डसा है, बस याद रखना, नाग ने नाग को डस दिया। तो शिशुनाग ने नागदशक को लपेट लिया। आगे बढ़ते शिशुनाग का पुत्र आएगा कालाशोक। कालाशोक से सिर्फ इतना एक क्वेश्चन पूछेगा कि सेकंड बौद्ध संगीति का आयोजन कराया था। हमने आपको बताया था आजा काला शोक करें, आजा से अजात शत्रु, काला से काला शोक और शोक से शोक। ये बौद्ध संगीति के शासकों का क्रम था, ऑर्डर था, हमने आपको पढ़ाया था। तो इसने सेकंड बौद्ध संगीति का आयोजन कराया था। कहाँ कराया था, वैशाली में कराया था, याद कर, क्योंकि वैशाली राजधानी थी। और बाद में इसने फिर क्या किया, राजधानी बदलकर पाटलिपुत्र ले आया। तो अब जब पाटलिपुत्र राजधानी आएगी तो ये काफ़ी वर्षों तक, काफ़ी समय तक पाटलिपुत्र ही राजधानी रहेगी और ये परमानेंट राजधानी हो जाएगी। कालाशोक की मृत्यु के बाद नंदीवर्धन शासन करेगा। नंदीवर्धन ये अंतिम शासक होगा, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक होगा, ज़्यादा नहीं है इसमें। फिर पढ़ते हैं नंदवंश। देखिए जैसे ही शिशुनाग ने नागदशक की हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना की थी, वैसे ही नंदीवर्धन का जो सेनापति था, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था महापद्मनंद। क्या नाम था, महापद्मनंद। महापद्मनंद ने नंदीवर्धन की हत्या की और नंदवंश की स्थापना की। ध्यान दीजिए, उधर नाग ने नाग को पराजित किया था, यहाँ नंद ने नंद को मारा है। महापद्मनंद ने नंदीवर्धन को मारा है। तो नंद को हत्या की और मगध पर कब्जा किया। और चूंकि महापद्मनंद शूद्र था, तो इस तरह से मगध पर शासन करने वाला वह पहला शूद्र शासक था। ही वॉज द फर्स्ट शूद्र किंग ऑन इन मगध हु एस्टैब्लिश्ड हिज रूल ओवर मगध। समझ में आ रहा है। और इसने सिर्फ 15 वर्षों तक शासन किया महापद्मनंद। महापद्मनंद के बाद उसका बेटा धनानंद शासन करेगा 329 से लेकर 323। धनानंद के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप लोगों ने सीरियल में देखा होगा। चंद्रगुप्त नामक एक सीरियल आता है, उसमें इसको आपने पढ़ा होगा। अब नंदवंश की बात कर लेते हैं। तो ये नंदवंश का अंतिम शासक है। इसके शासनकाल में बहुत बड़ी घटना होती है देश में कि सिकंदर का भारत में आक्रमण होगा। अभी कहाँ होगा, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र का मतलब समझते हैं, जैसे कि आज ये भारत है,
ये भारत है, ये पाकिस्तान है अपना, ठीक है। तो ये जो पाकिस्तान का ये वाला रीजन है, यही ये उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। तो ये क्या होता था अगर हम बात करें, ये था गंधार, क्या था ये, गंधार, और ये था पंजाब, ठीक है, ये था पंजाब। तो गंधार और पंजाब प्रांत पर आक्रमण हुआ था किसका, सिकंदर का, अलेक्जेंडर का, ठीक। कब हुआ था, 326। तो प्रश्न बन सकता है कि अलेक्जेंडर के भारत पे आक्रमण के समय मगध वंश का शासक कौन था। तो मगध वंश का शासक कौन था, धनानंद था। कौन था, धनानंद वॉज किंग ड्यूरिंग इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर इन इंडिया। और ये इसका शासन आक्रमण कब हुआ, तो 326 BC। जब इसका आक्रमण हुआ था सिकंदर का, तो देश की सीमा खतरे में आ गई, देश असुरक्षित हो गया था। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो भारत का पहला विश्वविद्यालय है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, उसके जो प्रोफेसर थे उनका नाम था चाणक्य। चाणक्य ने सोचा ऐसी संकट की घड़ी में देश के राजा को बताना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वो वहाँ से चल देते हैं और धनानंद को सूचना देने के लिए आ जाते हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि धनानंद शासन के समय गद्दी पर एंजॉय कर रहा है, भोग विलास में लिप्त था, मदिरा मांस आदि का सेवन कर रहा था, चाटुकारों से घिरा हुआ था, तो उन्होंने धनानंद को आगाह किया कि देश संकट में है और आपका कर्तव्य है देश की सीमा की सुरक्षा करें। लेकिन धनानंद ने क्या किया, चाणक्य को अपमानित करके बाहर कर दिया। जब धनानंद ने चाणक्य को अपमानित करके बाहर कर दिया, तो चाणक्य ने कहा कि मुझे देश को संकट से भी उबारना है और मगध से धनानंद के शासन को भी समाप्त करना है। तब उन्होंने क्या किया, एक आदिवासी, आप लोगों ने ये इमेज देखी होगी, ये चाणक्य हैं जिन्होंने चाणक्य का रोल प्ले किया था, और ये चंद्रगुप्त हैं। तो इन्होंने एक आदिवासी, ऐसा माना जाता है आदिवासी थे, शूद्र थे, चंद्रगुप्त मौर्य, उनको उनके माता पिता से इन्होंने खरीद लिया और उन्हें शस्त्र एवं शास्त्र की शिक्षा दी। और शिक्षा देने के बाद इन्होंने कहा कि मुझे मगध की गद्दी चाहिए, या मगध मतलब धनानंद का सर चाहिए। तब चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर आक्रमण किया, धनानंद को पराजित करके चाणक्य के अपमान का बदला लिया, और फिर चाणक्य की आज्ञा से उन्होंने मगध की गद्दी पर शासन स्थापित किया, और इस तरह से मौर्य वंश की स्थापना होगी। तो कल हम लोग पढ़ेंगे मौर्य वंश, और मौर्य वंश से पहले देश में सिकंदर के आक्रमण के समय क्या परिस्थितियां थी, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है सिकंदर से, वो भी देखेंगे। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, मगध के शुरुआती 3 वंश के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। सबसे पहले हमने हर्यक वंश पढ़ा, हर्यक वंश में बिंबिसार, बिंबिसार के बाद अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद उदयन, उदयन के बाद शिशुनाग वंश में शिशुनाग कालाशोक नंदवर्धन, नंद वंश में महापद्मनंद धनानंद को पढ़ा। अब हम लोग कवर करना है सिकंदर का आक्रमण और मौर्य वंश। आसान टॉपिक था, छोटा टॉपिक था, छोटे छोटे अब लेक्चर लिए जाएंगे। आज के लिए इतना है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो देखते हैं, समझ में आता है, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।